तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आम्ल क्षार और लवण चैप्टर का पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? तो पुरानी परिभाषा के हिसाब से वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खाने में खट्टा लगे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ये पुरानी परिभाषा हो गई। नई और आधुनिक परिभाषा में आर्हीनियस के अनुसार, यानी आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। और भी आधुनिक परिभाषाओं में कुछ लोगों ने दिया। ब्रॉनस्टेड और लारी के अनुसार ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। जबकि लुईस के अनुसार है कि जो पदार्थ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अम्लों का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग। जिसे जब हम किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं, जैसे स्कूल के स्टूडेंट का वर्गीकरण करते हैं, तो ड्रेस के हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं कि विदाउट ड्रेस वाली इधर हो, ड्रेस वाली इधर हो। जेंडर के हिसाब से कर सकते हैं कि लड़की इधर, लड़कियां इधर। ऐसे ही बहुत सारे प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। देखते हैं प्राप्ति के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक अम्ल, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। कृत्रिम अम्ल ऐसे अम्ल जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, कृत्रिम अम्ल है। प्रबलता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक है प्रबल अम्ल। पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल प्रायः तेजाब होते हैं, ये तेजाब होते हैं। प्रबल अम्ल के एग्जांपल में सबसे पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको हम लोग गंधक अम्ल भी कहते हैं, गंधक अम्ल। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसको हम लोग सोरेक अम्ल भी कहते हैं। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको नमक अम्ल भी कह लेते हैं, नमक अम्ल। और सबसे लास्ट में जैसे सबसे प्रबल अम्ल जो होता है, मतलब सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सारे अम्लों में सबसे प्रबल अम्ल है HClO4, परक्लोरिक अम्ल। परक्लोरिक अम्ल। दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में सिट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल जो कि नींबू और संतरे में पाया जाता है। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिसको हम खाने में भी यूज कर सकते हैं, खट्टा करने के लिए। सिट्रिक अम्ल जैसे नींबू है, संतरा है, और सूत्र होता है इसका C6H8O7, सिट्रिक अम्ल है। टार्ट्रिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है, फार्मूला है C4H6O6। एसिटिक अम्ल जो कि सिरके में पाया जाता है, CH3COOH। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ये सारे के सारे दुर्बल अम्ल हैं। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, C2H4O4। मैलेइक अम्ल है C4H6O5, मैलेइक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का इस्तेमाल हम लोग कपड़े से, जब कपड़े में जंग का दाग लग जाता है तो उसे छुड़ाने में भी करते हैं। सबसे कमजोर अम्ल होता है HCN, सबसे दुर्बल अम्ल ये है। तो अभी आगे देखते हैं। सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, सांद्र अम्ल और तन्य अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल, सांद्र अम्ल में जो शुद्ध रूप में हो, अपने शुद्धतम अवस्था में हो, उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। तन्य अम्ल पानी के साथ में मिक्स होकर अम्ल तन्य हो जाता है। किसी भी अम्ल में जितनी अधिक पानी की मात्रा होगी, वो उतना ही अधिक तन्य अम्ल कहलाएगा। संगठन के आधार पर, फार्मूले के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक है हाइड्रम और दूसरा है ऑक्सी अम्ल। हाइड्रम अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित और ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, वो हाइड्रम अम्ल कहलाते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे HCl और HCN, ये हाइड्रा अम्ल के एग्जांपल है दोनों। ऑक्सी अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन भी हो ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। अब ऑक्सी अम्ल का एग्जांपल है जैसे H2SO4, HNO3, ये सारे ऑक्सी अम्ल के एग्जांपल हैं। CH3COOH ऑक्सी अम्ल का एग्जांपल है। हाइड्रोजन भी उपस्थित है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है। इसमें जो ये है इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे कामों में ये यूज भी होता है। अम्लों का राजा, इससे तो चांदी और सोने के, प्लेटिनम के चीजों को साफ करने में भी यूज होता है। अम्लों का राजा कहते हैं, लेकिन ध्यान में रखना अम्लराज दूसरी चीज है। अम्लराज, अम्लों का राजा तो H2SO4 है, लेकिन अम्लराज HNO3 और HCl का 1:3 का अनुपात का मिश्रण होता है। यानी कि एक हिस्सा ये रहे तो 3 हिस्सा ये रहे, 1 गिलास ये लो तो 3 गिलास ये लो, 1 चम्मच ये लो तो 3 चम्मच ये लो, इसका जो मिश्रण होता है यही अम्लराज है। तो देखते हैं क्षारक क्या है। क्षारक पुरानी परिभाषा के हिसाब से वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। आधुनिक परिभाषा में आर्हीनियस के अनुसार वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। क्षारक का और भी परिभाषा दिया है, जैसे ब्रॉनस्टेड और लॉरी के अनुसार ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। या फिर लुईस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। क्षारक में और समझते हैं हम लोग, एक कथन है कि क्या क्षारक और क्षार समान चीज है? तो क्षारक और क्षार अलग चीजें होती हैं। क्षारक क्या है, जिसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ संघटन है, कुछ यौगिक है, जैसे ये एक है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये सब के सब अगर स्वाद में कड़वे हैं, स्वाद में कड़वे हैं, सब के सब जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, तो ये सब के सब क्षारक हैं। क्षारक के गुण रखते हैं, क्षारक हैं सब के सब। इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि इसमें से कुछ क्षारक ऐसे हैं, इसमें से जैसे ये वाला मान लीजिए, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मान लीजिए कि जल में घोलने पर घुल जाते हैं, जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील हैं। तो इन तीनों का नाम क्षारक तो है, एक नाम इसका और है क्षार। तो क्षार यानी कि जल में घुलनशील क्षारक, ऐसे क्षारक जो जल में घोले तो घुल जाएं, उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। जैसे ये सारे के सारे क्षारक तो हैं, इन सब में ये तीनों जल में घुलनशील है, इसलिए इनका नाम क्षार है। अब देखते हैं कुछ क्षार, जैसे कुछ चीजें हैं जैसे धातुएं, प्रायः क्षार ही होती हैं, प्रायः क्षार ही होते हैं। अब धातुएं प्रायः क्षार होते हैं। अब ये ना तो धातुएं जल में घुलती हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन ही दें, और ना तो स्वाद में पता चलते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि धातुएं प्रायः क्षार ही होते हैं? तो धातुओं को इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बना लेती हैं, तो ऐसे ही जो क्षार के गुण होते हैं वो धातुएं भी दर्शाती हैं। इस बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि धातुएं प्रायः क्षार होते हैं। और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड भी क्षार ही होते हैं, लगभग प्रायः क्षार होते हैं। तो धातुएं और धातु ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं।
और कुछ धातु ऑक्साइड को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण धातु ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड इसमें ध्यान में रखना है। तो कुछ धातु के ऑक्साइड ये हैं, कार्बन के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम का Na2O, मैग्नीशियम का, ये सारा ऑक्साइड है। इसमें से ध्यान में रखना है ये जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी का अर्थ ये है कि ये ऑक्साइड कभी कभी अम्लीय गुण तो कभी कभी क्षारीय गुण भी प्रदर्शित कर सकता है। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें से ये वाला, वैसे सिलिकॉन धातु भी नहीं है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, अम्लीय होती है। बाकी सारे के सारे क्षारीय हैं। ये उभयधर्मी है, अम्लों का भी गुण प्रदर्शित कर सकता है, क्षार का भी, ये भी वैसे है इसी की तरह, और ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ये धातु भी नहीं है, ये उपधातु है, और बाकी सारे के सारे क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आता है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक। तो संयुग्मी अम्ल क्या है? अम्ल से एक प्रोटॉन निकालने पर, कोई अम्ल है उससे एक हाइड्रोजन आयन निकालना, H+, ये प्रोटॉन ही है, समझ लीजिए। कैसे है वो अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। H+ क्या है? प्रोटॉन है। तो अम्ल से एक प्रोटॉन निकालने पर संयुग्मी क्षारक बनता है। कोई भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो अम्लों से एक प्रोटॉन निकालने पर संयुग्मी क्षारक बनता है, और क्षारक को एक प्रोटॉन देने पर संयुग्मी अम्ल बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे NH2- है, ये एक क्षारक है, और इसको अगर एक प्रोटॉन दे दिया जाए, इसमें ऐड कर दिया जाए, तो यहां पर बनेगा ये H आकर इसमें जुड़ गया, तो एक प्लस और एक माइनस, चार्ज से चार्ज संतुलित हो गया, और हाइड्रोजन आके इससे जुड़ेगा तो NH3 बना। ये क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है। इसका संयुग्मी अम्ल ये रहा। जैसे एक एग्जांपल को ले सकते हैं, जैसे HBr से अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो Br- बचेगा, हाइड्रोजन तो निकल गया। अगर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये अम्ल है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये जो बना, इसी को हम संयुग्मी क्षारक कहते हैं। ये अम्ल है, अम्ल से एक प्रोटॉन निकालने पर, एक हाइड्रोजन निकालने पर जो बचा, इसको हम लोग संयुग्मी क्षारक कहते हैं। ऐसे है H2PO3 पर माइनस है। अब इसको अगर एक हाइड्रोजन दे दें तो बनेगा H+, एक चार्ज से एक चार्ज संतुलित हो जाएगा, H यहाँ पर आकर मिलेगा तो बनेगा H3PO4। ये संयुग्मी अम्ल है, इसका संयुग्मी अम्ल ये रहा। चलिए ये टॉपिक भी खत्म होता है, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारक। अम्लों के भौतिक गुण देखते हैं हम लोग। अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो अम्लों के भौतिक गुण में सबसे पहला चीज तो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे। इसका भौतिक गुण ये कड़वे होते हैं। भौतिक गुण माने ऊपर से देखने पर जो चीजें हैं। दूसरा चीज, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, और मजे की बात है इनकी प्रकृति भी संक्षारक ही होती है। ये विद्युत का चालन करते हैं, जो ठोस अवस्था में चीजें होती हैं उसमें विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों से होता है। द्रव अवस्था में चीजें हैं उनमें विद्युत का चालन आयनों से होता है, और हाइड्रोजन आयन इसमें काफी मात्रा में उपस्थित होता है। आर्गेनिक की परिभाषा भी बताती है। विद्युत का चालन ये भी करेंगे, तो देखते हैं हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं वो हैं, सबसे पहला है उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाएंगे,
तो यह पूरी क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। मतलब कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, तो यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे HCl है, अम्ल है, ये अम्ल है, और ये OH क्या है? क्षार है। यानी OH क्षार है, HCl अम्ल है। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? यानी Cl के साथ में निकल गया तो NaCl जो कि एक लवण है, और OH आपस में मिलकर बन गए H2O। इसका एक ही H यहाँ पर मिला तो 2 H हो गए और एक O तो H2O। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जिसे H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? CaSO4 के साथ में निकल जाएगा तो बनेगा CaSO4 प्लस यहाँ से 2H यहाँ पर है, 2H यहाँ पर है, ये 2 है तो H के पीछे भी है, O के पीछे भी है, तो 2H और 2H, 4H हो गए और 2O तो बन गया 2H2O। तो ये उदासीनीकरण क्रिया का एग्जांपल है। धातुओं से अपक्रिया, जो धातुओं से अपक्रिया है, किसी भी धातु से जब अम्ल अपक्रिया करता है तो 2 चीजें बनाता है। एक तो बनाता है लवण, ये कैल्शियम धातु है, H2SO4 अम्ल है। अम्ल और धातु जब अपक्रिया करते हैं तो एक तो बनता है लवण, Ca गया, H2 को हटाकर इसकी जगह पर बैठ गया है, विस्थापन अपक्रिया हो रही है, Ca H2 को हटाकर इसकी जगह पर बैठ गया और H2 बाहर हो गया। तो धातु से अपक्रिया करके अम्ल क्या बनाता है? लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया होती है तो क्या होता है? तो धातु ऑक्साइडों से जब अपक्रिया करता है, ये धातु ऑक्साइडों से जब ये अपक्रिया करता है अम्ल, तो 2 चीजें बनाता है। एक तो बनाता है लवण और दूसरा बनाता है जल। देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे CaO है प्लस H2SO4 है, अपक्रिया करेगा क्या बनेगा? यहां से H2 निकला, यहां से O निकला, तो H2O निकल गया प्लस CaSO4, ये एक लवण है। तो धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करके अम्ल, लवण और जल बनाता है। धातुओं से अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। धातु कार्बोनेट का भी देख लेते हैं। तो धातु कार्बोनेट से, जिसे एक धातु कार्बोनेट ले लेते हैं, यानी ये 2CO3, इससे जब अम्ल अपक्रिया करता है, HCl जब अपक्रिया करता है तो क्या होता है? 2 चीजें बनती है। यहां से देखो 2 यानी, और यहां पर 2 आगे लगा दिया है संतुलित करने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन के आगे भी है, 2 क्लोरीन के आगे भी है, दोनों के आगे। तो 2 क्लोरीन और 2 सोडियम, ये 2 क्लोरीन सोडियम और ये 2 क्लोरीन मिलकर बन गए 2 यानी Cl प्लस, यहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिल गया तो बन गया H2O। तो यानी कि धातु कार्बोनेट से अम्ल अपक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये भाषा में लिख सकते हैं हम लोग इसी से, कि धातु कार्बोनेट से अम्ल अपक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल है, कोई भी अम्ल है तो ये अपने अम्लीयता का गुण कब दर्शाता है? जब ये हाइड्रोजन आयन देगा तब दर्शाएगा। मतलब कि जैसे एक क्वेश्चन है किताब में कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस के रंग को क्यों नहीं बदलता? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क है तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे, शुष्क अवस्था में हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे। जैसे ठोस अवस्था में कोई चीज है तो हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, मतलब आयन नहीं होंगे। गैसीय अवस्था में है, आयन हो सकते हैं लेकिन बहुत ही रेयर होंगे, लेकिन द्रव अवस्था में है तो आयन पर्याप्त होंगे। तो अगर गैस है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है, तो वो शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे ही नहीं, तो अम्लीय गुण प्रदर्शित ही नहीं करेगा।
अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए अगर लिटमस पेपर गीला है तो उस गीलेपन की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आयन वहां पर उपस्थित हो जाएंगे और बन सकता है, रंग बदल सकता है। तो गीला लिटमस पेपर का रंग शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उड़ा सकता है, मतलब बदल सकता है, लेकिन शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलेगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होगा। और यदि कोई अम्ल है तो उसमें OH माइनस आयन नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है OH माइनस आयन, बस ये होगा कि हाइड्रोजन आयन की तुलना में कम होगा, इसलिए अम्लीयता का गुण वो विलेन ज्यादा प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कोई विलेन हमारे पास है, कन्फर्म है कि अम्ल है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें OH आयन बिल्कुल नहीं है। OH आयन है, हो सकता है उसमें, और नहीं भी हो सकता है कम मात्रा में हो, H प्लस ज्यादा हो, तो इसलिए अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही क्षारकों के लिए मान लो कोई क्षारक है, कोई विलेन है क्षारक, तो ऐसा कभी मत सोचो कि उसमें H प्लस आयन नहीं हो सकता। हो सकता है कम हो, OH माइनस ज्यादा हो, इसलिए क्षारकीय का गुण प्रदर्शित कर रहा है। ये है उपस्थित।